हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में हम करेंगे सीएसआर यूजीसी नेट जून 2020 लाइफ साइंसेज का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। जैसा कि आपको पता है कल आंसर कीज आ चुकी हैं और आंसर कीज आने के बाद हम क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस के कौन से आंसर थे। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर लिए थे और लास्ट वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे इस बार सीएसआर यूजीसी नेट जून 2020 का रिजल्ट कब आने वाला है, क्योंकि ये आंसर कीज कल आ चुकी हैं। अब रिजल्ट कब आने वाला है और फाइनल आंसर कीज कब आएंगी, कट ऑफ क्या रहेगी, इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी प्रकार के लाइफ साइंसेज के ट्यूटोरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स आपके लिए फ्री में अपलोड करता रहता हूँ और यूनिट वाइज लेक्चर्स में इसके लिए बना रहा हूँ, तो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहने वाले हैं। यदि आप सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लिए थे। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन। तो इसमें से पूछ रहा है कि इन ऑप्शन में से कौन सी प्रोटीन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में नहीं पाई जाती है। तो इसमें आंसर है अपने क्रिएटिन। तो क्रिएटिन ऐसी प्रोटीन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में नहीं पाई जाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ यू रिक्वायर टू जनरेट एनर्जी इन टी सेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल यू यूज। तो ये पूछ रहा है कि यदि आपको टी सेल्स में एनर्जी जनरेट करनी है तो आप इनमें से कौन सी कंडीशन को यूज करोगे। तो ये कंडीशन दे रखी है, 4 कंडीशन। स्टिमुलेट नाइव टी सेल्स विद एंटीबॉडीज दैट बाइंड बोथ टी सेल रिसेप्टर एंड CD20। स्टिमुलेट नाइव टी सेल्स विद एंटीबॉडीज दैट बाइंड ओनली टू T cell receptor। Stimulate naive T cells with antibodies that bind both to T receptor and CD20 in presence of IL-4। Permit naive T interaction with activated macrophage in presence of IL-4। तो इसका राइट आंसर है सेकंड। तो stimulate naive T cells with antibodies that bind only T cell receptor। तो हम क्या करेंगे, naive T cells को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे और जो कौन से बाइंड होती हैं, टी सेल रिसेप्टर, जो एंटीबॉडीज कौन से एंटीबॉडीज से स्टिमुलेट करेंगे, जो सिर्फ टी सेल रिसेप्टर से बाइंड होती है, तब क्या होगी, उनमें एनर्जी जनरेट होगी। तो ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन इकाइनोडर्म स्पर्म डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड बाई। तो ये पूछ रहा है कि जो इकाइनोडर्म होते हैं, आपको पता है फाइलम इकाइनोडर्म में स्पर्म डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करवाता है। तो स्पर्म को जो डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करवाता है, शुक्राणु को जो रास्ता प्रदान करता है, वो कौन सा ये सिग्नल है, वो कौन प्रोवाइड करवाता है। तो जैसा कि आपको पता है इकाइनोडर्म में ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा है। आपको पता है सी अर्चिन क्या होती है, इकाइनोडर्म होती है। तो ये सी अर्चिन के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर इकाइनोडर्म में दे दिया। तो इसका राइट आंसर है आपके पास, इसका राइट आंसर है थर्ड। इसमें आता है रिजेक्ट। रिजेक्ट क्या होता है यहाँ पर, इसका राइट आंसर है थर्ड। ये होता है रिसेक्ट, जो इसमें डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एन अर्ली क्लीवेज स्टेज वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला एम्ब्रियो इज इंजेक्टेड विद बाइकॉइड mRNA एट द पोस्टेरियर पोल देन अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर इसने कंडीशन दे दी है। ये कंडीशन है आपके पास, देखो, यदि एक वन्य प्रारूप ड्रोसोफिला प्रारंभिक अनुपेदन अवस्था में भ्रूण के पश्चात छोर में बाइकॉइड mRNA को समाविष्ट करवाया जाए तो क्या होगा। पश्चात छोर पर मस्तक संरचनाओं का विकास होगा, जबकि अग्र छोर पर यह अवरोधित होगा। दोनों छोर पर मस्तक संरचनाओं का विकास होगा। पश्चात संरचना विकासकों की उपस्थिति के कारण पश्चात छोर पर मस्तक संरचनाओं का निर्माण नहीं होता है। सामान्य पश्चात संरचनाओं का प्रतिलिपिकरण होता है। तो इसका सही आंसर है आपके सेकंड, क्योंकि दोनों एंड्स पर क्या होगा, ब्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द ब्लास्टोमेयर ऑफ ए 4 cell sea urchin embryo are isolated, each blastomere can form a प्लूटियस लार्वा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है, यदि हम ये ब्लास्टोमेयर मतलब 4 सेल का जो ब्लास्टोमेयर होता है उसको
हम आइसोलेट करें और ईच ब्लास्टोमेर, अब यदि हम उसको अलग करें तो वो क्या कर सकता है, प्रोटियस लार्वा बना सकता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है, इसका आंसर है दूसरा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। इसका आंसर है दूसरा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट होम्योटिक जीन्स डज नॉट एनकोड एमएडीएस यानी मेड्स डोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व इन फ्लोरल ऑर्गन स्पेसिफिकेशन। तो ये एबीसी मॉडल से क्वेश्चन आया है, जो फ्लोरल डेवलपमेंट में क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर है AP2। तो एपिटाला-2 जीन क्या होता है, ये एनकोड नहीं करता है मेड्स डोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, कोरिनोइक एसिड, एबियोटिक एसिड, प्रोलीन, पायरुवेट। तो इसका सही आंसर है सेकंड, एबियोटिक एसिड। एबियोटिक एसिड क्या है, एक प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट्स फॉर्म ड्यूरिंग केल्विन बेंसन साइकिल इन क्लोरोप्लास्ट इज इन्वॉल्व इन स्टार्च बायोसिंथेसिस एंड कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसोल। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मेटाबोलाइट केल्विन बेंसन साइकिल के दौरान बनता है। जो केल्विन साइकिल होता है, जिसको C3 साइकिल भी बोलते हैं, तो उसके दौरान क्लोरोप्लास्ट में कौन सा मेटाबोलाइट फॉर्मेशन होता है जो स्टार्च बायोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है और आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसोल, साइटोसोल में भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ट्रायोज फॉस्फेट। तो ट्रायोज फॉस्फेट क्या होता है, जो स्टार्च बायोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है और साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, which one of the following essential plant mineral nutrient complexes with the mannitol, mannine, polymarinic acid and the other constituent of cell wall। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा essential plant mineral इसमें कॉम्प्लेक्स बनाता है इन मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ये इनमें से इसका आंसर है हमारे पास, इसका आंसर है फोर्थ, बोरोन। तो बोरोन क्या होता है, इन चारों के साथ इन्वॉल्व होता है जब सेल वॉल का कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोटीन इज टारगेटेड बाय एस टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द मेज फंगल पैथोजन कोक्लियोबोलस कार्बोनम। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्लांट प्रोटीन है जो एस्टिटोक्सिन प्रोड्यूस करता है इन मेज फंगल पैथोजन। ये मेज का फंगल पैथोजन होता है कोक्लियोबोलस कार्बोनस। तो इसका सीधा सा आंसर है स्टोन डीएसिटाइलेज। ये दूसरा आंसर है इसका, स्टोन डीएसिटाइलेज। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। इनमें से कौन सा ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन को कॉज करता है। जब ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है यानी संकीर्णन होता है, किसके कारण होता है। तो इसका आंसर है एंडोथेलिन 1। इसका आंसर है एंडोथेलिन 1। एंडोथेलिन 1 के कारण क्या होता है, ब्लड वेसल्स में ये संकुचन उत्पन्न होता है। Which one is not the function of P cells in collecting ducts। तो इनमें से कौन सा, इनमें से विच वन ऑफ इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द P सेल। ये जो P सेल्स होती है कलेक्टिंग डक्ट्स में, उनमें से कौन सा इसका फंक्शन नहीं होता है। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम सीक्रेशन, H2O रीअब्जॉर्प्शन और ये नेक्स्ट लास्ट है प्रोटॉन सीक्रेशन। तो लास्ट है इसमें प्रोटॉन सीक्रेशन, ये इसका सही आंसर है प्रोटॉन सीक्रेशन। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which one of the following is not produced by alpha amylase digestion of ingested amylopectin। तो इनमें से कौन सा होता है जो ये जो इंजेस्टेड जो मतलब इंजेस्टेड एमाइलोपेक्टिन का अल्फा एमाइलेज के पाचन से कौन सा एक उत्पन्न नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा जब इसका डाइजेशन किया जाता है अल्फा एमाइलेज का, तो इनमें से कौन सा नहीं बनता है, ऐसे पूछ रहा है ये। तो इसका आंसर है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इनमें से नहीं बनेगा और बाकी बनेंगे माल्टोज, माल्टोटायोज, अल्फा लिमिट, डेक्स्ट्रिन्स, लेकिन ग्लूकोज इसमें नहीं बनता है जब भी एमाइलोपेक्टिन का अल्फा एमाइलेज के पाचन से डाइजेशन किया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करें, ये है पेडिग्री से क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज इंडिकेटिव इन द पेडिग्री चार्ट शोन बिलो। तो इसके लिए मैं पहले भी लेक्चर बना चुका हूँ कि पेडिग्री एनालिसिस कैसे किया जाता है। बहुत ही आसानी से हम पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें देखो एनालिसिस करते हैं, यहाँ पर मेल और फीमेल है, तो यहाँ पर मेल डिजीज्ड है, मेल अफेक्टेड है। फिर नेक्स्ट जनरेशन में देखें, एक फीमेल अफेक्टेड है और मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है नेक्स्ट जनरेशन में। फिर जो एक अफेक्टेड फीमेल के साथ, यहाँ पर देखो अफेक्टेड फीमेल के साथ अफेक्टेड मेल रिप्रोडक्शन करता है, तो दोनों क्या हो रहे हैं, नॉन अफेक्टेड। इसके बाद में यहाँ पर देखें, ये अफेक्टेड मेल है, ये नॉन अफेक्टेड यानी हेल्दी फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन करता है, तो दो तो क्या बनते हैं दो तो क्या बन रहे हैं, मेल, जो दोनों कैसे हैं अफेक्टेड और फीमेल कैसी हैं अनअफेक्टेड। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, ये ऑप्शन है वाई लिंक्ड, तो वाई लिंक्ड ये नहीं हो सकता। यदि वाई लिंक्ड होता है तो कभी भी फीमेल में ये करेक्टर यानी फीमेल अफेक्टेड नहीं होती। नेक्स्ट बात करें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। यदि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता तो देखो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या होता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में ये फीमेल्स होती हैं, वो फीमेल्स क्या होंगी, अफेक्टेड होगी। लेकिन यहाँ पर फीमेल एक जगह ही अफेक्टेड है और यहाँ पर फीमेल अफेक्टेड नहीं है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पे सभी फीमेल अफेक्टेड होती हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में बात करें, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में बात करें तो सभी मेल अफेक्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक मेल देखो अनअफेक्टेड है। तो अब लास्ट ऑप्शन है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है, मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जनरेशन में ही मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड है, तो ये इसका आंसर होगा फोर्थ। देखो सही आंसर क्या है, फोर्थ है इसका सही आंसर। तो पेडिग्री एनालिसिस आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 49th क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एफ पॉजिटिव सेल एंड HFR सेल। तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है किसके बारे में, ये डिफरेंस के बारे में, कि ये एफ पॉजिटिव सेल और HFR सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टेटमेंट हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन एफ पॉजिटिव सेल एफ फैक्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम वाइल इन HFR सेल एफ फैक्टर इज प्रेजेंट एज एन एपिसोम। नेक्स्ट है एफ पॉजिटिव एंड HFR आर सिनोनिमस। नेक्स्ट है इसके बाद में, इन एफ पॉजिटिव सेल ए बैक्टीरियोफेज कैरीज एफ फैक्टर वाइल इन HFR सेल एफ फैक्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। लास्ट है स्टेटमेंट, इन एफ पॉजिटिव सेल एफ फैक्टर इज एन फॉर्म ऑफ एन एपिसोम वाइल इन HFR सेल एफ फैक्टर इज इंटीग्रेटेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो इनमें से जो लास्ट अपना फोर्थ है वो बिल्कुल करेक्ट डिफरेंस बताता है कि जो क्या डिफरेंस है इनमें से, इन एफ पॉजिटिव सेल्स एफ फैक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ एपिसोम। जो एफ पॉजिटिव सेल होती हैं उनमें जो एफ फैक्टर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, एपिसोम के फॉर्म में। वाइल इन HFR सेल में एफ फैक्टर कैसे फॉर्म में होता है, इंटीग्रेटेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेटेड होता है, ये सही आंसर है इसका। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, म्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर जेनेटिक वेरिएशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कैन लीड टू वेरिएशन अमोंग द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय मेल ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो इनमें से ये पूछ रहा है कि म्यूटेशन एसेंशियल है, जेनेटिक वेरिएशन है, तो इनमें से कौन सी इवेंट्स ये जो गैमेट प्रोडक्शन में ये events can lead to the variation amongst the gamete production। तो इनमें से कौन सी इवेंट के कारण गैमेट्स में वेरिएशन प्रोड्यूस कर सकती है। यदि मेल ड्रोसोफिला की बात करें, मेल ड्रोसोफिला, क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर इन डी मेलानोगास्टर मेल्स। ये आपको बात ध्यान रखना है कि ये जो मेल मेलानोगास्टर होती, ये गेस्टर होती हैं, इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं पाया जाता। ये आपको ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट पहले ही दे चुका है। तो इसके आधार पर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इवेंट यदि होती है तो मेलानोगास्टर जो मेल होती हैं उनमें भी क्या हो सकता है, वेरिएशन, उनके गैमेट्स में वेरिएशन उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी से।
तो CMS इन प्लांट्स इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। तो आपको पता है CMS में क्या होता है, जो म्यूटेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में होता है। CMS कैन बी रिस्टोर्ड बाय न्यूक्लियर जीन रिस्टोर फर्टिलिटी। आपको पता है जो CMS यदि म्यूटेशन होता है, CMS साइटोमोलॉजिक मेल स्टेरिलिटी उत्पन्न होती है, वो न्यूक्लियर जीन के कारण रिस्टोर की जा सकती है। विच इज़ द डोमिनेंट करेक्टर इफ ए मेल स्टेराइल पी प्लांट इज पोलिनेटेड बाय ए फर्टाइल मेल पी प्लांट with RF in heterozygous condition the progeny obtained will have। तो ये पूछ रहा है कि यदि एक नर बंदे मटर के पौधे का परागण एक नर अबंदे मटर पौधे से कराया जाए तो RF विषम युग्मज अवस्था में तो प्राप्त संततियों में होगा। अब यदि हम एक स्टेराइल मेल प्लांट्स, यदि मेल ये पी प्लांट है उसका एक नॉन स्टेराइल ये पी प्लांट से हम यदि ये क्रॉसिंग ओवर करवाएं या क्रॉस करवाएं तो क्या प्राप्त होगा। तो इसका आंसर है हमारे पास थर्ड, 50% ऑफ द प्रोजेनी फर्टाइल एंड 50% ऑफ मेल स्टेराइल। इसमें 30% तो प्रोजेनी कैसी होगी, फर्टाइल होगी, लेकिन 50% जो मेल है वो कैसे रहेंगे, स्टेराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। तो जियोग्राफिकल एरिया ये देखो साधारण जीके का क्वेश्चन ही है, यदि आपको पता हो तो, कि इनमें से कौन सा जो स्टेट है वो यदि जियोग्राफिकल एरिया के परसेंटेज के आधार पर देखें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में है, तो इसमें आपके आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में यदि परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया कवर उत्तराखंड में फॉरेस्ट के कारण होता है। यह सीधा जीके का क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटोपैथोजन हैज प्रीडोमिनेंटली नेक्रोट्रोपिक मोड ऑफ कोलोनाइजेशन। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से जो नेक्रोट्रोपिक मोड होता है जिसको हम बोलते हैं निवय भवन या उत्कक्षयी, यानी कोलोनाइजेशन का मतलब होता है निवय भवन, और उत्कक्षयी यानी नेक्रोट्रोपिक्स में क्या होता है, जो टिश्यू होते हैं इसको डिग्रेड कर देती है। तो इनमें से कौन सा फाइटोपैथोजन है जो इस मेथड के द्वारा अपनी कॉलोनी बनाता है, तो इसका आंसर है दूसरा, इरविनिया स्पीसीज। तो इरविनिया क्या करता है, टिश्यू डैमेज करता है और वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज इनकरेक्ट इन क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म फ्रॉम किंगडम एनिमेलिया। तो इनमें से कौन सी अप्रोच है जो गलत है, यदि हम क्लासीफाई करें एनिमेलिया के किंगडम को, तो जब मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमेलिया का, तो इनमें से कौन सी अप्रोच गलत होगी। जैसे फर्स्ट है स्पिक्यूल्स वर यूज्ड एज ए प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के लिए स्पिक्यूल्स प्राइमरी क्राइटेरिया यूज किए गए थे। प्रोटोजोम्स प्रोटोस्टोम्स वर classified into two major lineages, लोफोट्राइकोजोन एंड एक्टिसोजोन्स। तो ये भी सही है, ये प्रोटोसोम्स को दो लीनियज में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट थर्ड है हेमिकोडेट्स वर प्लेस्ड इन सेम सुपर क्लास एज इकाइनोडर्म बिकॉज बोथ हैव सीलेटेड लार्वा। तो ये देखो ये थोड़ा गलत है, इसमें ये रीजन नहीं है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हेमिकोडेट्स को इस कारण नहीं, क्योंकि उनमें लार्वे में सीलिया पाया जाता है, इस कारण दोनों को सेम सुपर क्लास में नहीं रखा गया है। ये कोडेट्स के कारण रखा गया है, ये क्योंकि उनमें नोटोकोड्स पाया जाता है, इसके कारण रखा गया है। एम्बुलेक्सियंस इंक्लूड इन इकाइनोडर्म एंड हेमिकोडेट्स, ये भी सही है। तो इसमें थर्ड आपके आंसर सही होगा, थर्ड आंसर। जो गलत है स्टेटमेंट इसमें से थर्ड क्या है, हेमिकोडेट्स वर प्लेस्ड इन सेम सुपर क्लास एज इकाइनोडर्म्स बिकॉज बोथ हैव सीलेटेड, ये गलत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन ए पॉपुलेशन शोइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर कैपिटा ग्रोथ रेट विल। तो ये देखो आपके पास क्वेश्चन है इसका, एक जनसंख्या में घातांकीय वृद्धि प्रदर्शित हो रहा है तो प्रति व्यक्ति दर में क्या होगा। गिरावट जैसे जनसंख्या आकार बढ़ेगा, वृद्धि जैसे जनसंख्या आकार बढ़ेगा, स्थिर रहेगा जनसंख्या आकार बढ़ेगा, आरंभ में वृद्धि कर फिर विशाल जनसंख्या आकार पर परिपूर्णता प्रदान करेगा।
तो इसका आंसर होगा हमारे पास फर्स्ट गिरावट। जैसे जनसंख्या आकार बढ़ेगा, जैसे जैसे जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी उसे उसे घातांकीय वृद्धि में क्या होगी, गिरावट होगी। नेक्स्ट ये है, ये इस वीडियो में इतने काफ़ी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ तक हमने 55 क्वेश्चंस देख लिए हैं लाइफ साइंसेज के, जो पार्ट बी का ही चल रहा है अभी तक। अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में। CSIR UGC नेट जून 2020 के आंसर की तो आ गई है। अब तो इससे पहले हमारे पास आएगी फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की अब आएगी, क्योंकि ये जो प्रोविजनल आंसर की है इसमें कुछ चैलेंज मांगे गए हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। 1000 रुपये आपको चार्ज देना होगा पर क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए। तो इस पे चैलेंज करने के बाद एक फाइनल आंसर की जाएगी, जिनमें जो क्वेश्चन सही जो गलत हैं उनको सही किया जाएगा। फिर फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की के बाद में आपकी रिजल्ट तैयार किया जाएगा। फिर रिजल्ट तैयार करने के बाद में आपकी कट ऑफ और रिजल्ट दोनों एक साथ आ जाएंगे। बात करें यूजीसी नेट से कंपेयर करें तो यूजीसी नेट का 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था। तो इस बार हम CSI नेट में भी उम्मीद कर रहे हैं कि 15 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट कंफर्म आ जाएगा। बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ इस बार कम जाने के चांस है। जैसे मैंने सर्वे करवाया था, सर्वे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और वो बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन पेपर थोड़ा हार्ड ही है इस बार। तो यदि ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन पेपर यदि हार्ड होता है तो कट ऑफ गिरने के चांसेज होते हैं। लेकिन ये हम फाइनली नहीं कह सकते कट ऑफ गिरेगी, ये डिपेंड्स करता है कि जो स्टूडेंट्स किस प्रकार से तैयारी करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय।